हेलो बच्चा पार्टी। ये सीरीज़ का हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तक जितना सीरीज़ का टॉपिक अपलोड किए हैं वो सारा टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आता ही है, जे मेन हो, नीट हो या आईआईटी हो। सो री नीट 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन तुम लोगों का रहेगा ही रहेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा। तो इसको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अच्छे से जान करके रखे बच्चा, तो वेरी इजीली हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो ये दोनों एक साथ जब चेंज होने लगेगा तो फिर वहाँ से एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपागेट करना शुरू करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं इज प्रोपागेटिंग अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो इज प्रोपागेटिंग अलोंग y एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपागेटिंग अलोंग z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ये ऑसिलेट करता है अलोंग y एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग z एक्सिस ऑसिलेट कर रहा है अलोंग दिस एक्सिस। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपागेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है हम लोग जानते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बी जेड विच इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बच्चा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये प्रोपागेट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करेगा वो हमेशा याद रखना इज प्रोपागेटिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये यहाँ पर भी देख करके हम लोग बोल सकते हैं, ये माइनस के एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये जो के है, के इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर बोलो या वेव वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसको अगर हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वेव वेक्टर, ठीक है। ये के हो गया तुम्हारा वेव नंबर या वेव वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है कितना बताओ? 2 पाई बाई लैम्डा। और टी का कोएफिशिएंट हो गया तुम्हारा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होता है कितना बताओ? 2 पाई एफ, है ना। तो ओमेगा को अगर हम लोग के से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को? ओमेगा 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, एफ और लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी, ठीक है। तो ओमेगा को अगर हम लोग के से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज विल गेट वी। हाँ, अगर ये ओमेगा बाई के का वैल्यू आता है तुम्हारा 3 इंटू 10⁸8, ये वी या फिर सी हो सकता है। ये होगा क्या? वी और तो या फिर सी। अगर ये 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड आता है, इसका मतलब वेव इज ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम या एयर होगा। लेकिन समटाइम्स इसका वैल्यू वी से सी से कम भी आ सकता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड से कम भी आ सकता है। अगर सी नहीं आया तो उससे कम आया, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन एनी अदर मीडियम। अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उस मीडियम का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से वी का रिलेशन देखो दो होता है। एक वी का रिलेशन होगा तुम्हारा 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन इन एनी अदर मीडियम, कोई और दूसरा मीडियम में रहेगा। तो और सी जो है इन वैक्यूम, अगर हम लोग वैक्यूम में बोलते हैं, इन वैक्यूम अगर बोलते हैं तो सी का वैल्यू होता है वी का, वी की जगह में सी लिखेंगे एंड इट बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग म्यू और एप्सिलॉन को चेंज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1/म्यू नॉट ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये बच्चा हो गया सी। तो ये c/√ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी, वी के बराबर ये होता है। क्लियर बच्चा? अब यही अगर वैक्यूम में रहेगा तो हम लोग वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम, एयर के लिए हम लोग जानते हैं दोनों के लिए कितना होता है वैल्यू? 1 हो जाता है ना। दोनों का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे इन एयर या इन वैक्यूम तो ये भी 1 ये भी 1, तो वी इक्वल टू बिकम सी। इसीलिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम या एयर में ट्रैवल कर रहा होगा तो वी का वैल्यू सी के बराबर आएगा।
लेकिन अगर एनी अदर मीडियम में है तो v का वैल्यू याद रखना c डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू याद रखेंगे, ये याद रखोगे नंबर 1 c और v का ये बेसिक फॉर्मूला ये याद रखोगे। एंड v की इक्वल टू, और एक चीज हम लोग याद रखते हैं कि अगर वो कोई दूसरा मीडियम, ऐसा कोई मीडियम है जिसका तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू दिया हुआ रहेगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भी बोल सकता है। एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बट इन एनी अदर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसके लिए हम लोग v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो v इक्वल टू एक और रिलेशन याद रखेंगे, v इक्वल टू बिकम c बाई म्यू, वेयर म्यू यहाँ पर क्या है, हेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी तुमको मिलेगा जहां पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा, अगर वो एयर नहीं है दूसरा कोई मीडियम है। बहुत सारा मीडियम ऐसा भी मिलेगा जहां पर तुमको उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ रिलेशन ये याद रखना। अब कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डायरेक्टिव कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो सम टाइम एप्सिलॉन आर की जगह के दिया हुआ रहेगा, के इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, वो भी निकालने के लिए बोल सकता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। सेकेंड थिंग एक चीज याद रखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपगेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका फेज एंगल सेम होता है, दोनों का फेज एंगल सेम होगा। आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका फेज एंगल देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल फेज एंगल भी क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ, ये बोल सकते हैं कि दोनों जो होगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, एक अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपगेट करेगा तो दूसरा अलोंग वाई एक्सिस हो या अलोंग जेड एक्सिस हो, दे विल ट्रैवल इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस। लेकिन दो परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर वो ट्रैवल करता है तो उन दोनों का फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तो फेज डिफरेंस हम लोग 90 डिग्री बोल देंगे, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस। फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होता, फेज एंगल हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे कि वेव जो ट्रैवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस अगर मान लो, तो इसका स्पीड को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं c मान लेते हैं, ठीक है, इन वैक्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, तो तीनों के डायरेक्शन में एक रिलेशन क्या है देखो, अगर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट अगर चूंकि यहाँ पर तीनों वेक्टर क्वांटिटी हो गए, तो तीनों वेक्टर क्वांटिटी का बीच में रिलेशन अगर हम निकालेंगे तो इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर हम लोग सी पाते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर सी वेक्टर के बराबर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं सी वेक्टर जो होगा वो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना। और ए क्रॉस बी में हम लोग ए से बी की तरफ एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो सी आएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, माइनस सी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर सोचो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ है ना। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी मतलब ई से स्टार्ट करो, ई क्रॉस बी इस तरफ है, ई क्रॉस बी अगर करेंगे, बी इस तरफ है, देखो ये हो गया ई, बी इस तरफ है ना, तो ई क्रॉस बी अगर करेंगे तो ये थंब इंडिकेट करेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये डायरेक्शन के लिए, ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो सी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बी के साथ सी, ये बी देखो ऐसे निकला हुआ ना, बी क्रॉस आई, ठीक है, तो बी क्रॉस सी इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये याद रखना कि बी के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव तो इट विल इंडिकेट ई। ठीक है, वैसे ही सोचो अगर सी के साथ ई को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सी क्रॉस ई, तो ये वाला आएगा ना, ये जेड एक्सिस है, सी क्रॉस ई विल इंडिकेट व्हाट, बी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना सी क्रॉस ई जो होता है विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, जिसको याद रखेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव निकालने के लिए बोल रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, ये सारा चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो इस साल भी तुम लोगों का इवन जे एडवांस में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, जे मेन में भी है, जे एडवांस में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, कोई दो दिया रहेगा डायरेक्शन, तीसरा का डायरेक्शन निकालने के लिए ऑलवेज याद रखना हम ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर याद रखना, ई क्रॉस बी इक्वल टू सी, इस तरह से याद रखो। ये अलोंग एक्स एक्सिस वेव ट्रैवल कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम लोग सी क्रॉस ई बोलेंगे तो बी आएगा, अगर हम लोग ई क्रॉस बी बोलेंगे तो सी आएगा, और अगर हम लोग बी क्रॉस सी बोलेंगे तो ऊपर वाला
ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव के लिए। इसके अलावा तुम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हम लोग जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग बोलोगे तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, है ना। और ये दोनों का वैल्यू हमेशा याद रखना सेम रहता है, एनर्जी डेंसिटी दोनों के लिए सेम होता है। हाँ, अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोलेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और अगर एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा, तब इसका एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, एक्चुअली यहाँ पर ई होता है, और ई का जो एवरेज वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो साइन स्क्वायर, तो वहां से आ जाएगा 1 एवरेज का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, एक्चुअली यहाँ पर ई होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर ई नॉट आएगा, अदरवाइज यहाँ पर ई स्क्वायर रहेगा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई का फॉर्मूला होगा तुम्हारा ई नॉट यहाँ पर ले देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है हाफ, वन कंप्लीट पीरियड में साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है हाफ, तो वो हाफ के साथ ये हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा। ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो तुम लोगों को बुक में लिखा हुआ है। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, ये हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये याद रखेंगे। और उसके अलावा एक चीज आता है तुम लोगों का इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। आइए अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी जो होगा उसको हम लोग सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, तो सी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट इंटेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों में से कोई एक यूज कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर यूज करो, या फिर एवरेज मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड, दोनों का वैल्यू सेम होगा, जब जो जरूरत रहेगा उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको यूज करो, तो एवरेज डेंसिटी यहाँ लिख करके सी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू व्हाट इंटेंसिटी, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला बच्चा जो हम लोगों को आगे चल करके जरूरत पड़ेगा, तो इसका इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन क्या है ये देखो। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तुम लोगों का आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फील्ड EY इक्वल टू दिस वन। If the electron is restricted to move in y direction only with a speed of 1.5 into 10 to the power 6 meter per second, then the ratio of the maximum electric field and the maximum force, maximum electric field की वजह से जो ratio of the forces होगा, maximum electric and maximum and magnetic force acting on the electron। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बच्चा देखो, तो उसका ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा कितना, Q इंटू ई। तो Q का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग मान लेते हैं E, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। लेकिन जब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात बोलेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बोल रहा है वो फोर्स मैक्सिमम कंसीडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, ई नॉट के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ई नॉट हो गया, ई नॉट हो गया तुम्हारा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम फोर्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगा व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स व्हिच इज गिवन बाय Q V B, है ना। तो यहाँ Q की जगह में कौन सा हो जाएगा बताओ, E, V हो गया स्पीड एंड B हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालने के लिए बोला तो B का वैल्यू भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया E V B नॉट। अब तुमको बोला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम फोर्स होता है उसका रेशियो निकालो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, E इंटू कैपिटल E नॉट E V B नॉट। तो E और E तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर बचा हुआ रहेगा क्या चीज बताओ, E नॉट डिवाइडेड बाई V इंटू B नॉट, ठीक है। तो E नॉट का वैल्यू 300 दिया हुआ है, B नॉट इज नॉट गिवन, उसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लोग E नॉट बाई B नॉट इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, C, है ना। E बाई B, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो E और B का जो रेशियो होता है ऑलवेज रिमेंबर इक्वल टू C होता है। अगर उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू ले लेंगे तो E नॉट बाई B नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू C होगा, ठीक है। तो ये हो गया C डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पर C का वैल्यू हम लोग जानते हैं विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करेगा, 1.5 10 टू द पावर 6, it becomes 1.5 into 10 to the power 6।
तो बच्चा ये कट करो, यहाँ से 2 आएगा, 10⁶ कैंसिल होगा, 10⁻² रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 200। तो दोनों का मैक्सिमम फोर्स का जो रेशियो होगा दैट रेशियो बिकम्स इक्वल टू 200। क्लियर बच्चा? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो है वो सब याद रखेंगे जो चीज़ बताए हैं वो सब अगर तुम लोग याद रखो तो इसका क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकेंगे। और याद रखना इसमें से क्वेश्चन तुम लोगों का नीट रीनीट के अंदर बोलो या जेईई मेन बोलो IIT बोलो आएगा ही आएगा। इस साल भी देखना तुम लोगों का क्वेश्चन रीनीट में यहाँ से आएगा ही, ठीक है। तो हो सकता है जितना क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से ही बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल है कि आ सकता है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, मोस्ट प्रोबेबल तुम लोगों को उसमें से क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, ध्यान से प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। देखो, an electromagnetic wave travels in the free space along the x direction at a particular point in space and time। b का वैल्यू दे दिया हुआ है, b is propagating along this direction, j cap डायरेक्शन दिया हुआ है, is associated with this wave, the value of the corresponding electric field E at this point is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक E by B इक्वल टू C होता है, ठीक है। तो E का जो वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू C इंटू बी हो जाएगा। तब C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻8 एंड B इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻−7। तो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो E का वैल्यू हो गया तुम्हारा 60। अब E का वैल्यू 60 देखो यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। तो अब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब E का वैल्यू -60K लेंगे या +60K लेंगे, ये पता चलेगा कब? जब हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बच्चा अभी तुम लोग को लिखवाएं, E क्रॉस B क्या होता है C, C क्रॉस E होता है B, और B क्रॉस C क्या होता है E होता है, ठीक है ना। तो E का अगर डायरेक्शन तुमको निकालना है तो क्या करोगे, B के डायरेक्शन को और C के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो B का डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया हो देखो J, ठीक है। तो C इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर तुमको निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, B और C के डायरेक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो B का डायरेक्शन हो गया तुम्हारा J कैप क्रॉस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन का मतलब हो गया ये I कैप। तो J क्रॉस I इक्वल टू क्या होगा, I क्रॉस J इक्वल टू K होता है, तो J क्रॉस I इक्वल टू -K होगा, इट बिकम्स -K कैप। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, याद रखना इट इज इक्वल टू -K कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखना हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ यहाँ से हम लोग वेक्टर फॉर्म में इजीली, वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन कितना आ गया, -K कैप। -K कैप का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड 60, डायरेक्शन दिस वन, तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू -60K कैप। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A magnetic field vector in an electromagnetic wave is represented by B equal to B naught sin 2 pi न्यू है, ये न्यू है -2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा इज एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चा एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि ये फेज एंगल कभी चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज एंगल ऑलवेज सेम रहता है। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा साइन ऑफ दिस फेज एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में भी साइन ऑफ यही फेज एंगल आएगा। चेंज होगा क्या, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू चेंज होगा और उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पलीट्यूड वैल्यू होगा E नॉट, तो E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू होता है C। तो E नॉट इक्वल टू कितना होगा, B नॉट इंटू C हो जाएगा। तो B नॉट यहाँ तो B नॉट ही दिया हुआ है ना, B नॉट तो यहाँ B नॉट ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ C की जगह में न्यू लैम्डा लिख दिया, ठीक है। C का जगह में यहाँ पर कितना होगा, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया इंटू लैम्डा हो गया, इंटू ये साइन ऑफ फेज एंगल चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी -2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुमको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए उसका डायरेक्शन का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को कैसे पता चलेगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या यूज करेंगे बताओ। अगर हम लोग मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि ये वेव प्रोपगेट कर रहा था, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट करता था, और ये अलोंग जेड एक्सिस जो था वो मैग्नेटिक फील्ड था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको बी क्रॉस सी करना पड़ेगा ना, बी क्रॉस सी इक्वल टू ई मिलेगा। तो बी का डायरेक्शन यहाँ पर देखो कितना है, बी का डायरेक्शन दिया हुआ जे कैप, तो जे कैप के साथ
हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी, वेव इज ट्रैवलिंग, देखो ये माइनस एक्स का मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर ये प्लस एक्स होता तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता, तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आई कैप हो गया, है ना। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो ऑलवेज याद रखना ये कितना होगा, बी क्रॉस सी होगा, ये याद रखोगे, देखो सी क्रॉस ई का मतलब बी, ठीक है, ई ऊपर है, बी यहाँ पर, ई क्रॉस बी का मतलब हो गया सी, और बी के साथ सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, बी क्रॉस सी इक्वल टू ई हो जाएगा, ये डायरेक्शन का रिलेशन ये निकालने के लिए। तो बी का डायरेक्शन यहाँ पर दिया हो, देखो वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप हो गया, और वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये आई कैप हो गया, तो जे क्रॉस आई का वैल्यू हो गया कितना, माइनस के कैप, है ना। तो इसका डायरेक्शन अगर लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के कैप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा, तो डायरेक्शन अगर अब दे देंगे हम लोग तो माइनस के कैप आएगा, माइनस के कैप यहाँ पर कितना दिया हुआ देखो, माइनस के कैप, फर्स्ट वन, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। वेरी इजीली बच्चे हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, डायरेक्शन अगर निकालना रहेगा तो ये जो कंडीशन अभी तुम लोग को बताया है ई बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन, वो रिलेशन याद कर लो बच्चा, बहुत जगह काम आएगा तुम लोग को, बहुत आसानी से तुम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव या डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेरी इजीली हम लोग बता सकते हैं वहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4 एम्पीयर कैन बी सेट अप in the space between two parallel plates of 6 microfarad capacitor. The rate of change of potential difference across the plates of the capacitor is nearly alpha into 10 to the power 6 volt per second. The value of alpha is, ठीक है। तो देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो चार्ज जब स्टोर होता है ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर तो उसके चार्ज के साथ रिलेशन क्या होता है, सी इंटू वी। अब ये चार्ज को अगर हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी इंटू डी वी बाई डी टी, एज सी हेयर इज कॉन्स्टेंट, तो ये जो डी क्यू बाई डी टी हो गया यही तुम्हारा हो गया कंडक्शन करंट, यही कंडक्शन करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे निकालने का उसको तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कितना होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, है ना। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, जब चार्ज ऐसा ऐसा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, चार्ज अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, बेसिक फॉर्मूला ये वाला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे ई इंटू ए, तो ए का वैल्यू बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा डी ई बाई डी टी। इसके लिए इतना सब कुछ निकालना है तो इसके लिए बेटर है जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए बोलेगा, अनलेस कि ये सब कुछ अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमको अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए बोलता है तो ऑलवेज याद रखना डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट आर ऑलवेज सेम, एंड कंडक्शन करंट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। किस रेट से ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चार्ज ग्रो कर रहा है या ऐसा ऐसा डिक्रीज कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज सिंपली कैन बी कैलकुलेटेड कंडक्शन करंट, एंड दैट कंडक्शन करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट अगर बोला तो भी हम लोग कंडक्शन करंट निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट विच इज डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट देखो क्वेश्चन में तुमको दे दिया है 4, ठीक है। सी का वैल्यू कितना दे दिया हो बताओ, 6 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डी वी बाई डी टी। तो बच्चे यहाँ डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा बताओ, इसको डिवाइड करो, इट बिकम्स 2/3 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, इतना वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। तुम्हारा यह क्वेश्चन में दे दिया हुआ था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा इंटू 10 टू द पावर 6, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे कितना 2/3। योर करेक्ट आंसर इज अल्फा का वैल्यू 2/3, 2/3 का वैल्यू कितना होता है, आइदर 2/3 लिखो या 0.67 लिखो, है ना। तो योर करेक्ट आंसर बिकम दिस वन, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ, अ पॉइंट लाइट सोर्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, a detector placed at a distance of L meter measures the intensity as I0. The detector is now shifted to another location on the same spherical surface, ensuring that the angle between the original location and new location is 45 degree. The measured intensity at point location will be. तो बच्चा देखो, अगर कोई सोर्स यहाँ पर है, ये मान लो एक सोर्स है,
सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट निकल रहा है और यहाँ पर मान लो एक डिटेक्टर खड़ा है, दिस इज द पॉइंट पी। तो ये जो ये सोर्स से लाइट निकल करके आ रहा है, जो लाइट ऑब्जर्व करेगा उसका इंटेंसिटी कितना ऑब्जर्व करेगा बताओ। दैट इंटेंसिटी हम लोग डायरेक्ट जानते हैं ना, यहाँ से जो लाइट इसके ऊपर आकर के इंसिडेंट होगा, पी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, तो वो जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, दैट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सोर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, एंड दैट इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। पावर ऑफ द सोर्स अगर हम लोग यहाँ पर P बोल देंगे, P इज द पावर ऑफ द सोर्स, तो यहाँ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इक्वल टू P डिवाइडेड बाय एरिया होता है ना। P इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो। अब एरिया इस सोर्स के अराउंड इक्वल डिस्टेंस में जितना पॉइंट है वहां पर एरिया क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस बनता है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया होगा 4πr², P/4π कांस्टेंट हटा दो, इंटेंसिटी r के साथ इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जब ये डिस्टेंस था तुम्हारा L, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर डिटेक्टर खड़ा था, तो उसको इंटेंसिटी कितना ऑब्जर्व कर रहा है, इंटेंसिटी होगी तुम्हारा I0, मेजर्स टू बी I0, इंटेंसिटी कितना मेजर कर रहा है I0। अब वो देखो इसी स्फीयर के ऊपर अगर यहाँ से मूव करके दूसरा कोई भी पॉइंट पर चला जाए, एनी पॉइंट पर चला जाए, तो उसका डिस्टेंस जो ये स्फीयर के ऊपर कहीं पर भी चला जाए, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। हाँ ये बोल दिया इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल 45 डिग्री हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल हो, लेकिन है तो इस स्फीयर के ऊपर ना, इस स्फीयर के ऊपर ही अगर रहेगा तो आर का वैल्यू कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। अगर आर का वैल्यू चेंज नहीं होता इंटेंसिटी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो था वही रहेगा, है ना। हाँ अगर वो करीब आ जाता या दूर चला जाता तो आर का वैल्यू चेंज होता। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इंटेंसिटी चेंज करते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सामने आ जाएगा आर का वैल्यू कम होगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, अगर दूर चला गया आर का वैल्यू ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अब अलग अलग एंगल में रहे ना कोई बात नहीं, 45 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में चला गया, अगर मान लो यहाँ चला है ये एंगल 180 डिग्री एंगल चला है, मे बी डिफरेंट एंगल हो सकता है, लेकिन है तो उसी स्फीयर के ऊपर ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स उसका चेंज नहीं हो रहा, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इंटेंसिटी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल देंगे अनचेंज, जो था वही रहेगा। क्लियर बच्चा? बहुत इजी क्वेश्चन रहता है बच्चा, घबराने का कुछ नहीं रहेगा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट तुम लोगों के पास अगर रहेगा यूज करो, वेरी इजीली यू कैन आंसर। जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला था, दिस इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा कभी भी, तो अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सोचने का जरूरत नहीं है। एक बात तो याद रखना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर फेज एंगल दिया हुआ तुम्हारा 0.6 इंटू 10⁻³ माइनस 1.8 इंटू 10⁻11t, तो मैग्नेटिक फील्ड का फेज एंगल भी साइन ऑफ यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ यही रहेगा। तो साइन ऑफ दिस एंगल कहाँ दिया हुआ देखो, 0.6 10⁻³ माइनस 1.8 इंटू 10⁻11t यहाँ दिया हुआ है। ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है, ये भी साइन, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ये दो ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फेज एंगल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होता है, तो जो फेज एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया हुआ रहेगा वही फेज एंगल मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात याद रखोगे कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना है 69, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना दिया, अच्छा और एक चीज दिया हुआ, ये जेड एक्सिस या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये 2 हो गया जेड एक्सिस के लिए, 2 हो गया वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर देखो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग, यहाँ पर के एक्स है, के एक्स का मतलब क्या हो गया तुम्हारा वेव वेक्टर, वेव वेक्टर का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर वेव ट्रैवल करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अलोंग जेड एक्सिस। अगर अलोंग जेड एक्सिस होगा तो तुम्हारा ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वन होगा, ठीक है। अब अगर तुमको इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालना है तो एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ हम लोग, E0 बाई B0 इक्वल टू C होता है। तो B0 का वैल्यू अगर बोलोगे तो E0 को C से डिवाइड कर दो। E0 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 69, ये हो गया C 3 इंटू 10⁸, 69 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स 23, है ना। ये 69 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 10⁸ से, 3 से कट गया, यहाँ पर 23 हो गया। यहाँ पर 10⁻7 लिखा हुआ है, ये सब देखो 10⁻7 ये दिया हुआ है, तो 10⁻7 करेंगे तो एक 10 से डिवाइड कर दो, इट बिकम्स 2.3 10⁻7। एग्जाम में ये टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब, ये जो कुछ करेंगे हम इसके में टाइम वेस्टिंग होगा। आंसर पता चल गया है, आंसर टिक करो, आगे चलो। आंसर टिक करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखोगे, देखो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, वेव प्रोपगेट कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा अलोंग जेड डायरेक्शन। अलोंग जेड डायरेक्शन में यहाँ देखो बी जेड बी जेड, बी वाई, तो ये दोनों तो तुम्हारा ऐसे ही चला गया,
अलोंग जेड एक्सिस कोई एक होगा। अब अलोंग जेड एक्सिस में देखो इसका फेज एंगल में यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, तो क्या बोले हम कि फेज एंगल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर बचा एक ही ना, तो करेक्ट आंसर डायरेक्ट ये कर दो, हो गया आंसर। आगे कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो आराम से प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो, कैलकुलेट करो, वो देख लो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, an electromagnetic wave of frequency 100 megahertz propagates through a medium of conductivity, this one conductivity दे दिया भाई, ठीक है। चलो, the ratio of the maximum conducting current density to maximum displacement current density। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सर, करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगा। तो पहले हम लोग कंडक्शन करंट डेंसिटी के देखते हैं फॉर कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के लिए जो करंट डेंसिटी होता है बच्चा, करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट डेंसिटी अगर हम मान लेते हैं कंडक्शन करंट के लिए, इसको हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, इसका वैल्यू होता है सिग्मा इंटू ई। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यही होता है ना, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर एसोसिएटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि ये करंट डेंसिटी जो होगा कंडक्शन करंट की वजह से इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो फिर हमको ई का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, और ई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड वैल्यू। क्लियर बच्चा। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कंडक्शन करंट का अगर मैक्सिमम करंट कंडक्शन के लिए जो करंट डेंसिटी होगा उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो तो दिस इक्वल टू सिग्मा इंटू ई नॉट होगा, सिग्मा इंटू ई नॉट होगा। क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट कंडक्शन करंट, आई डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट ये यहां दिखलाते हैं हम लोग, सोचो फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी हम लोग देखें, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई इंटू एरिया। तो एरिया को अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये बन गया डी ई बाई डी टी, ठीक है। अब डी ई बाई डी टी तुम लोग यहां से बोलो, डी ई बाई डी टी यहां से बोलो, कितना आएगा, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी। दिस बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ओमेगा, इट बिकम्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर बच्चा। तो अगर हम लोग बोलते हैं आई डी डिवाइडेड बाई ए करंट पर यूनिट एरिया, यही तो तुम्हारा क्या हो गया बताओ, करंट डेंसिटी हुआ। तो इस करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेंसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बताओ बच्चा यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो अगर इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो ये कॉस का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दो तो बच्चा क्या, दिस 1 है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा होगा, एंड मैक्सिमम कंडक्शन करंट डेंसिटी जो होगा इज सिग्मा इनटू ई नॉट, ठीक है। तो इन दोनों का मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब करंट कंडक्शन के लिए करंट डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का जो करंट डेंसिटी होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से मैक्सिमम वैल्यू कॉस का वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहां मिलेगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इनटू ई नॉट, है ना। तो ई नॉट कैंसिल हो गया बच्चा, और बाकी सब वैल्यू तुमको पता है, ये सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू देखो दिया हुआ है, दिस इज 10 मोह पर मीटर, तो इसका वैल्यू 10 पुट कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग यहाँ पर लाते हैं या सिर्फ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू देखो 4 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई होगा, है ना। तो ये भी बना 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ना, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का जाएगा डायरेक्ट लिखो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9
डिवाइडेड बाई ओमेगा बचा हुआ यहाँ पर। अब ओमेगा का वैल्यू निकलेंगे, लिखेंगे हम लोग 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। एफ हो गया बच्चे यहाँ देखो 100 मेगा हर्ट्ज, तो 100 मेगा हर्ट्ज को चेंज करो, 100 मेगा को चेंज करेंगे 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बच रहा है देखो, 2 पाई से इसको कट करो तो यहाँ पर गया 2, तो 9 इंटू 2 18 हो गया, दिस इज 18। अब 10 के ऊपर पावर यहाँ से कितना है देखो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 8 हो गया, यहाँ से 10 टू द पावर 8 कैंसिल कर दो, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, तो ये हो गया 1800, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1800। कंडक्शन करंट का मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू 1800। तो योर आंसर इज 1800, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज बच्चा क्या था यहाँ पर, कंडक्शन करंट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से करंट डेंसिटी निकालेंगे। दोनों करंट डेंसिटी का चूंकि मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट। अब दोनों जगह ई नॉट जब रेशियो करेंगे तो ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर तुमको कोई एक का मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ निकालने के लिए बोल देता तो फिर ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ रहता, तो यहाँ पर पुट करके इसका वैल्यू या इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर बच्चा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को इस साल जेईई में दिया हुआ था, इसको अच्छे से समझ करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अननोन नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय ई वाई इक्वल टू दिस वन। ये देख करके हम लोग बोल सकते हैं, देखो जनरली यहाँ पर क्या होना चाहिए, जनरली यहाँ पर होना चाहिए इक्वेशन जो होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो माइनस एक साइन हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई वाई का जो वैल्यू होगा, ई वाई का वैल्यू माइनस बाहर आ गया, -20 साइन यहाँ रहा कितना बताओ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14 टी माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना वोल्ट पर मीटर। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब ये माइनस के एक्स क्या इंडिकेट कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वाई एक्सिस के बराबर है, तो माइनस जे कैप होगा, है ना। तुमको क्या निकालने के लिए बोला देखो, द इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, अच्छा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम निकालने के लिए बोल रहे हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का मतलब क्या हो गया बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो उसके साथ रिलेशन अभी हम लोग देखे हैं, क्या रिलेशन था, v इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना, रूट ओवर, यही था। तो यहां से म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग सी बाई वी, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चा सी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, और वी निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े। वी निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े बताओ, ओमेगा डिवाइडेड बाई वेव नंबर से डिवाइड कर दो। तो ओमेगा का वैल्यू जो भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, ओमेगा इक्वल टू कितना दिया हुआ देखो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है वेव नंबर दिस वन, है ना। तो यहाँ 3 से अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना हो गया 1.5 हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा बताओ, दिस इज 10 टू द पावर 8, है ना। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कट करो, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब यहाँ याद रखना कि अगर हम लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हो गया के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही निकालने बोला है, तो इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे इन वैक्यूम, इन वैक्यूम इसका वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हुआ 4, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, रिलेटिव परमिटी या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब समटाइम्स ये भी क्वेश्चन रहता है तुम लोगों को, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम दे दिया हुआ रहता है, फिर उस मीडियम का तुम लोगों को बोल देता है क्या चीज, रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी कैलकुलेट करो, तो म्यू आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो ये दिया हुआ रहेगा, उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो रिलेशन बच्चा क्या है याद रखना दिस वन, ये बेसिक कंडीशन है, ये याद रखेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A laser beam has intensity of 4.0 into 10 to the power 14 watt per meter square. The amplitude of the magnetic field associated with the beam is टेस्ला, इतना टेस्ला। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया हुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो बच्चा हम लोग अभी देखें, इंटेंसिटी का 2 फॉर्मूला था, यू एवरेज इंटू सी, ठीक है। अब यू एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड अगर लिखोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा।
और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर लिखोगे तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट हो जाएगा। हमको निकालने क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी नॉट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, बी नॉट का फॉर्मूला लिख दो, आई इक्वल टू हो जाएगा तब क्या चीज हो जाएगा बताओ, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है, तो चूंकि हमको बी नॉट का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला तो बी नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई सी, इसके ऊपर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से एक बात याद रखना कि ये तो वैक्यूम के लिए है ना, वैक्यूम के लिए अगर होगा तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मगर यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ नहीं, यहाँ पर देखो दिया हुआ वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो वहाँ से हम लोग म्यू नॉट के टर्म म्यू नॉट को हम लोग एप्सिलॉन नॉट में चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन म्यू नॉट का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अगर इसको एप्सिलॉन नॉट में चेंज करोगे तो फिर वैल्यू यही मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर रूट, यही होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो दिया हुआ वो पुट करें तो फिर म्यू नॉट का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, म्यू नॉट इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिए, सी स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, तो म्यू नॉट को यहाँ लेके चले जाओ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया दिस वन। अब ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता था, सिर्फ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 4 पाई इंटू दिस। अब ये सी का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, सी का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करें तो 10 टू द पावर 16 होगा, है ना। तो ये 9 कैंसिल हो गया, 16 को ऊपर करो तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 आएगा, यही आएगा, है ना। तो ये तो बच्चा हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये जस्ट तुम लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर बताएं, तुमको ये पता है। तो अगर हमको देखोगे क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि तुमको निकालना है बी नॉट का वैल्यू, तो अब यहाँ पर बी नॉट का फॉर्मूला नहीं लिख करके अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का ई नॉट के साथ फॉर्मूला लिखते हैं तो फिर ई नॉट का वैल्यू जब आएगा तो फिर उसको ई नॉट कैलकुलेट करने के बाद फाइनली फिर से हम लोग को ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल में ये सब टाइम वेस्ट करने वाला काम है, तो वो करने का जरूरत ही नहीं है तुम लोग को। हम लोग जानते हैं ना म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है इन वैक्यूम, तो हम डायरेक्ट म्यू नॉट के टर्म्स में ही चले, वैल्यू तो वही आने वाला है, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा बताओ, 2 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई, इंटेंसिटी यहाँ पर दे दिया हुआ था 4 इंटू 10 टू द पावर 14, तो ये हो गया तुम्हारा 4 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसके ऊपर रूट कर दो। ठीक है, इसके ऊपर रूट कर दो, इसका वैल्यू कितना आता है देखो, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना होता है देखो, यहाँ से तुम्हारा 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 बचा, 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -1 बचा, है ना। 10 टू द पावर -1 के लिए एक जीरो नीचे चला आएगा, तो यहाँ जीरो नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रह रहा है ये देखो 2 4 4, तो यहाँ 2 4 4 जार 16 16 2 जार हो गया तुम्हारा कितना 32। ठीक है, अब पाई का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, पाई इज सपोज 3.14 पाई का वैल्यू, यहाँ पर एक जीरो नीचे आया तो नीचे हो गया तुम्हारा कितना बताओ, दिस इज 30, है ना, रूट ओवर 30 रूट ओवर। अब ये सोचो तुम लोग कि अगर हम लोग यहाँ से कट करते हैं, मान लेते हैं इसको अगर हम लोग ऐसे कट कर देते हैं दिस वन, तो ये हो गया तुम्हारा 1, 3.1 से कट करो, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 10, है ना, अप्रोक्सीमेटली। अगर हम लोग यहाँ पर 3 मान लेते हैं, 3 से 30 डिवाइड करो, 3 से 30 डिवाइड करो तो कितना होगा 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 3.2 का स्क्वायर रूट करना है। अब 3.2 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो 3 पॉइंट का नियरेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर रूट तुमको पता है वो बोलो कितना होगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 324, है ना, तो 324 का स्क्वायर रूट होगा तुम्हारा 18, और 3.24 का स्क्वायर रूट कितना होगा तब 1.8, तो ये चूंकि तुम्हारा 320 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, तो 3.24 का स्क्वायर रूट 1.8 आता है, तो 3.2 का स्क्वायर रूट 1.8 के अराउंड होना चाहिए, है ना, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर 1.8 के अराउंड होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो तुम्हारा 1.8 के अराउंड कौन सा ऑप्शन दिया हुआ 1.83, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, कैलकुलेशन से बच्चा घबराना नहीं है, आंसर आएगा 1.38। ये सब लॉजिक यूज करोगे, कैलकुलेशन किस तरह से किया जा सकता है, बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का आंसर करेक्ट आंसर अप्रोच करना है, करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो अप्रोच करना है। एग्जैक्ट आंसर मिले नहीं मिले डजंट मैटर, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन मिलना चाहिए एग्जाम में, है ना।
तो वो यहाँ से अप्रोच करेंगे। जैसे इसको हम लोग अगर 3.1 को 14 को 30 से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेंथी मेथड में चले जाएंगे, उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। हमारा ऑप्शन हमेशा देखोगे इस तरह से रहेगा कि क्विक अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 3.14 से अराउंड 3 मान लिए, 3 को 10 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किए, 10 आ गया, 10 का मतलब 3.2। एक्चुअली 3.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बिकॉज ये भी 3 नहीं था ना, तो 3.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हम लोग 3.24 का स्क्वायर रूट जानते हैं 1.8। इसके लिए देखो 1 से लेकर के अप टू 25 ये नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों याद रहना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर करने से कितना होगा, और उसका उल्टा रिवर्स अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना, वही याद रहना चाहिए। तो 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, 3.24 का स्क्वायर रूट होता है 1.8, तो ये 3.2 समथिंग ही आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा तुम्हारा, 1.8 के आसपास आना चाहिए। 1.8 के आसपास ऑप्शन 1.83 दिया हो तो करेक्ट आंसर तुम्हारा 1.83 हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The equation of the electric field of an electromagnetic wave propagating through free space is given by this one. The average power of the electromagnetic wave is this one. अच्छा देखो एवरेज पावर बोला है, लेकिन ये वाला है तुम्हारा कितना 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर तुम्हारा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं बोलो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ई का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट यू एवरेज इंटू सी होता है ना इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी हो गया, ठीक है। तो ई नॉट का वैल्यू बच्चा तुम्हारे पास है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हाँ ये म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे दिया हुआ है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो वैल्यू तुमको पता है ना वो पुट करके भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जा सकता है ना। अभी एप्सिलॉन नॉट को रूट के अंदर लेकर क्या हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट रूट इंटू ई नॉट स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि इस फॉर्म में ले आए, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ चूंकि देखो एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इसका उल्टा वैल्यू पुट करो 1/377 इंटू ई नॉट का स्क्वायर। अब ई नॉट का वैल्यू यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना था, रूट ओवर 377, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 377, ये कैंसिल हो गया 1/2, 1/2 का मतलब यहाँ पर कितना देखो 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा इज 1/2, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। क्लियर बच्चा? ये सारा कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में ज्यादातर रिपीट करता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, यही सब टाइप का क्वेश्चन देगा, यही से मिलता जुलता क्वेश्चन देगा, ठीक है। अभी देखो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 3 एंड परमिएबिलिटी म्यू का वैल्यू दे दिया हुआ है 2 म्यू नॉट, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला, तो बच्चा v का फॉर्मूला जो होता है, v का जो फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, v इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड अ मीडियम। तो v इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या था 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये था, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू इक्वल टू दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, तो जो वैल्यू दिया हुआ उसको यहाँ पर पुट कर दो, दिस इज ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। और एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है k इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर रूट होता है, वेयर k इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन r भी लिख सकते थे, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग 1 बाई म्यू नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इसको अलग करते हैं, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अलग करते हैं, तो ये बचा हुआ कितना है बताओ 1/2 इंटू के। अच्छा k का वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, k इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दिया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज बताओ, दिस इज व्हाट c, और ये हो गया रूट ओवर 6, दिस इज v। हमको अब रेशियो किसका पूछा बताओ, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब c बाई v पूछा है ना, तो c बाई v का वैल्यू हो जाएगा √6/1, तो रेशियो हो जाएगा तुम्हारा √6 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा, ठीक है। यही सब देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस साल जेईई मेन में ऑलमोस्ट सब टाइप का ही क्वेश्चन तुम लोगों का दिया हुआ है, तो ये सारा क्वेश्चन अगर तुम लोग प्रैक्टिस करके रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली है तुम्हारा जेईई मेन में रीनीट 2026 का इस साल क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें या इस टाइप से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है।
तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके रखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम इज गिवन बाय इक्वल टू दिस वन, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, देखो इससे पहले बताते हैं स्टार्टिंग में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालने के लिए दे सकता है, अगर वो वैक्यूम नहीं रहा, कोई दूसरा मीडियम रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना होता है, सी, वी इक्वल टू सी बाई म्यू होता है, अगर वी निकालो तो फिर म्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर वी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, ओमेगा डिवाइडेड बाई के, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ देखो इक्वेशन में, ओमेगा टी के एक्स, तो ओमेगा हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 15 और k का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 7, तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 8, v निकल लिया, है ना। तो इस v को ही हम लोग क्या लिखते हैं, c डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू c डिवाइडेड बाई, हो c मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी 1.5, ठीक है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ देखो, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन फ्री स्पेस विद वेलोसिटी c इक्वल टू दिस वन, फ्री स्पेस में मूव कर रहा, मतलब वैक्यूम में मूव कर रहा, विद वेलोसिटी दे दिया हुआ, एंड इट्स डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू दिस वन, E का वैल्यू ये दिया हुआ, ठीक है। चलो, वेयर J इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B ऑफ द वेव इज, तो एक बात तो बच्चे यहाँ से क्लियर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसका फेज एंगल चेंज नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारा फेज दिया हुआ है साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का फेज एंगल साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी रहेगा, है ना। तो साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी सभी दिया हुआ है यहाँ पर, ये सभी दिया हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन। दूसरा तुम्हारा एम्पलीट्यूड वैल्यू देखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा पहले ही बोल दिया, इक्वल टू सी होगा, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, तो बी नॉट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो ई नॉट तुम्हारा यहाँ दिया हुआ कितना देखो 54, और सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 से कट करेंगे 18 हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन में वहां पर दिया हुआ 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये 1.8 कर दो, एक जीरो यहाँ दे दो, एक 10 टू द पावर 7 ऊपर ले जाओ, -7 होगा, तो तुम्हारा हो गया एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7 ये है और ये है, मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो होगा इन दोनों में से एक होगा। अब इसमें एक और चीज आ गई, अब तुम्हारा डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन देखो तुमको दिया हुआ -i कैप और इसका डायरेक्शन दिया हुआ +i कैप, एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो हो रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एक हो रहा है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर रहेगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम वो जो कॉन्सेप्ट बताएं दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा का डायरेक्शन निकल जाएगा, उस फॉर्म में डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। अब वहां जाने के लिए देखो यहाँ एक गलती हो सकता है कि तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से बोल दोगे कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, अच्छा वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है देखो यहाँ के जेड है, इसका मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये वाला देखो जे कैप दिया हुआ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये हो गया तुम्हारा सी कैप, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस में क्या था बोलो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा सी क्रॉस ई, बी मिलेगा ना, सी क्रॉस ई बी मिलेगा, तो सी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग दोनों का डायरेक्शन को, तो बी का डायरेक्शन मिल जाएगा हम लोग को। तो सी का डायरेक्शन यहाँ पर तुम लोग क्या बोल रहे हो देखो के जेड है, के जेड का मतलब क्या हो गया, के जेड का मतलब हो गया वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब हो गया यहाँ पर सी के जगह में लिखेंगे के कैप और ई दिया हुआ तुम्हारा कितना बताओ जे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये हो गया सी, सी हो गया अलोंग जेड एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा जे, चलो के क्रॉस जे कितना आ जाएगा बताओ, के क्रॉस जे आई जे के, तो के क्रॉस जे हो जाएगा तुम्हारा, के क्रॉस जे हो गया तुम्हारा -i कैप, -i कैप, तो -i कैप तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, -i कैप तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, -i कैप तुम्हारा ये आ जाएगा, -i कैप ये आ जाएगा, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, करेक्ट आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा -i कैप, ठीक है, -i कैप हो जाएगा करेक्ट आंसर।
लेकिन बच्चा एक चीज इसमें देखो, कॉन्सेप्चुअली समझने वाला चीज है, ये याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के वाई हो या के जेड हो, ठीक है। तो ओमेगा टी पहले होता है, अगर ओमेगा टी पहले होता तो ये फॉर्मूला किस तरह से रहता बताओ, ई वेक्टर जो होता, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग तो 554 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड अगर लिखते हैं तो ये हो गया जे कैप, और यहाँ माइनस साइन पहले आ जाएगा। अब यहां से हम लोग देख करके बोल सकते हैं कि माइनस के जेड है, दैट मीन्स के वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो माइनस जे कैप है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बी, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बी, वो क्या लिखेंगे हम लोग, सी क्रॉस ई, है ना, सी क्रॉस ई। तो वेव ट्रेवल कर रहा है कहां पर, देखो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो यहां पर के कैप होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप होगा, है ना। तो यहां पर माइनस पहले आ गया, माइनस पहले आ गया, और के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप होता है, तो माइनस और माइनस प्लस आई कैप होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आई कैप होगा, तो तुम लोग बोल सकते थे कि प्लस आई कैप तो यहां पर है, ये आंसर होना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर वो आंसर लिखते तो उस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फेज एंगल क्या था बताओ, ओमेगा टी माइनस के जेड था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर होता, मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला देखो, एम्पलीट्यूड वैल्यू तो यही आता 1.8 10 टू द पावर -7, लेकिन यहां पर फेज एंगल ये लेते हम लोग, है ना, फेज एंगल होता कितना, ओमेगा टी माइनस के जेड। लेकिन बच्चा ऑप्शन में कहीं के ओमेगा टी माइनस के जेड नहीं लिखा हुआ है, ओमेगा में ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, सब के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो अगर वापस से इसको के जेड माइनस ओमेगा टी करें तो फिर से तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, मतलब ये तो आई कैप था तो ये माइनस आ गया, तो माइनस 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7, अब ये हो गया साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई कैप, तो आई के पहले यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तो करेक्ट आंसर अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आएगा, दिस वन, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन समझने का कॉन्सेप्ट है बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से समझ करके रखो, तो ही तुम लोग उसको करेक्ट डायरेक्शन पकड़ पाओगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोगों का जे एडवांस का है, देखो इसी साल जे एडवांस में सेम वही डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन दे दिया हुआ था। तो डायरेक्शन के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय ई नॉट into this one, ठीक है। ओमेगा is angular frequency, all quantities are in SI unit, the correct statements about this wave is और are, correct statement चारों में से कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख रहे हैं ऐसे ई नॉट साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ओमेगा टी पहले आगे रहता है ना, तो अगर हम लोग ओमेगा टी को पहले कर लेते हैं, ओमेगा टी पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3y प्लस 4z आई कैप, आई कैप दिया हो, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बोल सकते हैं कितना होगा, आई कैप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और वेव जो ट्रैवल कर रहा है, वेव का ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाईजेड प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेव वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड वेव वेक्टर, ठीक है। वो डायरेक्शन होगा तुम्हारा क्या चीज, यहाँ से देख करके बोलो, देखो यहाँ से हम लोग देख करके बोल सकते हैं वो डायरेक्शन होगा तुम्हारा 3y के लिए हम लोग जे कैप लिखेंगे y डायरेक्शन के लिए, और ये z कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 4k कैप लिखेंगे, ठीक है। ये वेव वेक्टर हो गया, ये वेव वेक्टर हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखो बीच में ये हो गया के आर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाएगा हमको नहीं पता था, के इंटू आर, आर हो गया उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ओमेगा टी प्लस के आर फॉर्म में अगर लिखोगे तो यहाँ देखो माइनस होना चाहिए था, अगर ये माइनस होता तो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन जब लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा ना, ये माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा वेव वेक्टर, वेव वेक्टर हो गया तुम्हारा 3j प्लस 4k। अब अगर उसका डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन हमेशा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव अगर निकालेंगे तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ, ये कैपिटल के है, कैपिटल के का अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसका अलोंग यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे तो 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 1/5, तो ये बता 3j कैप प्लस 4
के कैप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर तुमको बोलता कि वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताओ, तो ये जो वेव वेक्टर मिला, ये जो वेव वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए बोलता, ये कैपिटल के है, ओके, कैपिटल के है वेव वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बोलता है, तो यहां से क्या लिखते हैं, √3² + 4² विच इज इक्वल टू 5। इसका मैग्नीट्यूड आता है 5। ठीक है, अब यहां से देखो तुमको पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ, द वेव इज ट्रेवलिंग इन -1/5 3j + 4k डायरेक्शन। तो वेव जो ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव -1/5 3j + 4k, ये करेक्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन तुमको बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर इज 0.5 मीटर इनवर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ओनली 5 मीटर इनवर्स आएगा, यहां दिया हुआ 0.5, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। तीसरा देखो द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज, ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है इन वैक्यूम, तो C = ओमेगा डिवाइडेड बाई के होता है, ओमेगा बाई के होता है। तो ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा K × C, मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो K का मैग्नीट्यूड हमको कितना मिला 5, और C होता है 3 × 10⁸। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो दिस इज 1.5 10⁹ कर दो, 10⁻⁹ अगर 9 करोगे तो 5 × 3 15 होता है, तो वो हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 10⁹ रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया 1.5 10⁹ रेडियन पर सेकेंड। तो ये वैल्यू भी तुम्हारा करेक्ट आ रहा है, तो ये करेक्ट आ रहा है, ये करेक्ट आ रहा है, ये नहीं मिला। ठीक है, एंड द थर्ड वन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव, तो इस वेव में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना होगा, इसका इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो B = B0 लिखेंगे ना, B0, और ये वाला एंगल तो चेंज नहीं होता है, फेज एंगल चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा, यहाँ उसका डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यूनिट वेक्टर B कैप इक्वल टू क्या करेंगे बताओ, C क्रॉस E होता है ना, तो C का अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे हम लोग इनटू E के अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम सबका डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो C का डायरेक्शन C हो गया तुम्हारा, लाइट इज प्रोपगेटिंग अलोंग, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कहां निकला था, देखो ये था ना, ये था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो यहां पर लिखो -1/5 इंटू ये हो गया 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, क्रॉस E वेक्टर, E वेक्टर, E वेक्टर का डायरेक्शन क्या दिया हुआ था, E इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज I कैप, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग I कैप कर दो, क्रॉस I कैप कर दो, दिस इज क्रॉस I कैप। ठीक है, तो ये हो गया -1/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये J क्रॉस I हो गया, J क्रॉस I = -k, तो -3k कैप होगा। ठीक है, और K क्रॉस I अगर मल्टीप्लाई करते, K क्रॉस I का मतलब होता है J, तो ये +4j कैप हो गया, तो यहां से आया -1/5 4j - 3k कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन होगा 4j - 3k कैप डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए था। ये तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना B0 साइन सेम फेज एंगल होगा, है ना। अब यहां काम है तुमको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने का, यहां देखो E0/C है, E0/C = तो B0 आता ही है ना, तो E0/C हो गया B0 साइन ऑफ दिस। अब यहां जो मल्टीप्लाई होता है वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्शन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका अलोंग जो यूनिट वेक्टर आना चाहिए तो वो क्या आना चाहिए था बताओ, 4j - 3k बाई -5, है ना। तो यहाँ पर 4j - 3k है, लेकिन डिवाइडेड बाई 5 नहीं है, वो 5 अगर यहाँ पर भी होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये बात चला गया। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ, A एंड C, करेक्ट आंसर क्या हो गया तुम्हारा A एंड C, तो A एंड C ये दो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। ये बच्चा तुम्हारा इस साल JEE एडवांस में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो JEE एडवांस का क्वेश्चन हो, JEE मेन का हो या नीट का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये डायरेक्शन वगैरह कैसे पकड़ेंगे ये अगर तुमको समझ में आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत आसानी से तुम लोग कर पाओगे, वेरी इजीली कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा, ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब ये कुछ क्वेश्चन जो है इससे पहले जेईई मेन में आया हुआ था, वो कुछ क्वेश्चन है। ये देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ था, स्मॉल मिरर ऑफ मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस थ्रेड ऑफ length small l, then the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy E falls normal on the mirror, normal on the mirror। ठीक है, देखो ये एक लेजर बीम आ रहा है, यहाँ से एक लेजर बीम आ रहा है, ये आकर के ये पल्स यहाँ पर हिट कर रहा है। जब वो पल्स इसको हिट करता है, हिट करने की वजह से क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक मोमेंटम देगा, वो मोमेंटम की वजह से ये यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये एक मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला आएगा, है ना। तो लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला आएगा। तो लाइट जब ये जा रहा है किस मोमेंटम के साथ जा रहा है, अगर लाइट जो जा रहा है, लेजर बीम जो जा रहा है, उसका एनर्जी अगर ई होगा तो उसका मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ई बाई सी। तो ई बाई सी मोमेंटम के साथ जा रहा है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा विद द सेम मोमेंटम ई बाई सी। तो चेंज इन मोमेंटम यहां पर कितना हो गया बताओ, 2 बाई सी। ये जो मोमेंटम चेंज हुआ उस मोमेंटम का वो मोमेंटम इसको इंपार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये मिरर जो रहेगा सस्पेंडेड विद दिस स्ट्रिंग, ये डिफ्लेक्ट होकर के यहां चला आया, मान लो इट इज डिफ्लेक्टेड हियर बाय एन एंगल थीटा। यही थीटा अगर स्मॉल होगा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा ये निकालो। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, दिस मोमेंटम इज इंपार्टेड टू दिस मिरर। तो मिरर यहां से मूव करना शुरू किया विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इसका मास अगर m था, इनिशियली ये रेस्ट में था, अभी मूव करने लगा विद वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, mv माइनस 0। एंड दिस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मिरर मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लेजर बीम ऑफ लाइट, या फोटोन बोल सकते हैं, जो फोटोन या लाइट यहां पर आकर के इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। तो इसका चेंज इन मोमेंटम हो गया, वो दैट इज कन्वर्टेड टू दिस वन, इसके मोमेंटम, इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ बताओ, mv which must be equal to 2e by c। हाँ, अगर ये दिया हुआ रहता है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, ये लाइट जाकर के इसको इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होकर पूरा लाइट इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर उस वक्त चेंज इन मोमेंटम सिर्फ e by c लिखते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि ये मिरर दे दिया हुआ, मिरर इज व्हाट, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, लाइट ला करके रिफ्लेक्ट होकर के पूरा चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2e by c होगा। एंड दिस 2e by c इक्वल टू mv। अब ये भी लेकर के यहाँ पर पहुंचा, ये वेलोसिटी की वजह से ये मिरर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अब अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो कितना हाइट ऊपर चला गया बताओ, ये हाइट यहाँ से यहाँ कितना ऊपर चला गया h। तो इसके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2gh। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू mgh करो, mm कैंसिल हो जाता है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो यहाँ पर v की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर v की जगह में लिख सकते हैं 2gh रूट अंडर इक्वल टू 2e by c। अब h कैसे निकालोगे बताओ, h कैसे निकालोगे, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर l है तो l का ये कंपोनेंट जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये l है ना, l, तो l का ये कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा l cos थीटा। तो ये h बनेगा कितना, l में से l cos थीटा माइनस कर देंगे हम लोग, तो h इक्वल टू कितना होगा, l माइनस l cos थीटा। तो यहाँ h की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2g l माइनस l cos थीटा, l कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा बचा यहाँ पर रूट अंडर इक्वल टू 2e by c। अब ये 1 माइनस cos थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2gl, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2e by c, ठीक है। एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिखेंगे, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर है तो थीटा बाई 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया m इंटू 2gl और 2 मल्टीप्लाई करो 4gl होगा, और ये होगा थीटा स्क्वायर बाई 4, ओके। तो ये 4 और ये 4 यहां से देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना 2e by c। तो ये थीटा स्क्वायर के लिए एक थीटा बाहर आ जाएगा, वही थीटा तो निकालने के लिए बोला है, थीटा तो निकालने के लिए बोला है ना। तो वो थीटा के बराबर कितना होगा, थीटा बाहर आ गया, ये रूट ओवर gl और ये m, ये इसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो फिर हम लोगों का थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, 2e डिवाइडेड बाई, ये उस तरफ चला गया तो ये बना m इंटू सी रूट ओवर g इंटू एल रहेगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाई एम सी रूट ओवर जी इंटू एल रहेगा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, ये वाला 2e डिवाइडेड बाई एम सी रूट ओवर जी एल। तो 4 इज योर करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये 2024 में क्वेश्चन दिया हुआ था। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट 40 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज इज अप्लाइड डायरेक्टली अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नियरली। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे? तो बच्चा यहाँ पर एक बात तो समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है, और कंडक्शन करंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? दिस इज dq by dt, है ना। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर्ड होता है तो वहां पर सी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू वी, सी इंटू वी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे कितना बताओ? सी बाहर आ गया। दिस इज dv by dt, dv by dt। अब एक बात इसमें ध्यान रखना कि ये जो v यहाँ पर है वोल्टेज ऑफ द सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एसी है डीसी है। डीसी रहेगा तो किस रेट से वोल्टेज चेंज हो रहा है डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर एसी सोर्स रहा देखो तो इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर दिया हुआ रहेगा तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से अगर हम लोग dv by dt का वैल्यू निकालेंगे तो याद रखना दिस dv by dt विल बी इक्वल टू ओमेगा वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये dv by dt की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? दिस वन c इंटू ओमेगा इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट जो होगा वो भी एक साइनसोइडल कर्व आ जाएगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तुमको कोई टाइम के बाद अगर बोल देता कितने देर के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ या कंडक्शन करंट कितना हो, तो वो टाइम का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना पड़ता है, वो टाइम यहाँ पर पुट करना पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, तो अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम लोग इस cos ओमेगा टी का वैल्यू भी मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos ओमेगा टी विल बिकम इक्वल टू 1। तो ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कंडक्शन करंट हो, उसका जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इट बिकम सी ओमेगा वी नॉट हो जाएगा, इट बिकम सी ओमेगा वी नॉट। क्लियर बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है बच्चा? ये अच्छे से समझ लो। अगर एक टाइम बोला हुआ रहता कि इस टाइम के बाद निकालो, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो फिर वो हम लोग टाइम पुट करते हैं। यहाँ पर टाइम पुट करने के बाद ये कॉस का वैल्यू कितना आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तुम्हारा आंसर आता है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया है तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इज 1, सो इट बिकम्स ओनली सी ओमेगा वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ जो जो वैल्यू जरूरत है देखो, यहाँ पर ये सब चीजें जरूरत है ना, ये सब दिया हुआ रहेगा। पहले देखो इनिशियली क्या दिया होता है? एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू, पहले बोल दिया एम्पलीट्यूड वैल्यू विच इज इक्वल टू वी नॉट ना, वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दिया हुआ, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ 12 माइक्रोफैराड, एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सी की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? 12 इंटू 10 टू द पावर -6। ओमेगा हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई एफ, एफ हो गया तुम्हारा 4 किलो हर्ट्ज 10 टू द पावर 3, एंड देन वी नॉट, वी नॉट का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना? 40, वी नॉट का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा वैल्यू कितना आ जा रहा है देखो, दिस इक्वल टू वी कैन राइट 12 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 16, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, है ना। तो 32 इंटू पाई, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 लो या 3.14 ले लो, 3.14 इंटू 10 के ऊपर पावर कितना रहेगा बताओ? 1 0 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 हो गया, यहाँ पर 10 -6 होता है, -2 बचा हुआ रहेगा, है ना। अब देखो नियरेस्ट आंसर को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो अगर हम लोग 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना होता? 32 इंटू 3, तो ये हो गया कितना बोलो? 3 2 या 6, 6 या 9, तो 96 होगा। लेकिन ये 3 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 96 से थोड़ा ज्यादा होगा। 96 से थोड़ा ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? अराउंड 100 आएगा, अराउंड 100 आएगा। तो वो अगर हम लोग नियरली इसको 100 मान लेते हैं तो ये 100 और ये 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ क्या रह गया? बचा हुआ रह गया तुम्हारा ऑलमोस्ट 12 बचा हुआ रह गया। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12 के आसपास होना चाहिए, 12 के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 12 के करीब 12 भी दे दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर डायरेक्ट हम लोग 12 लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा फिर से कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन दे दिया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C इक्वल टू दिस वन, इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC supply with an angular frequency 300 radian per second. The RMS value of the conduction current in the circuit and displacement current in the capacitor respectively is। AC सोर्स कनेक्ट करके रखे बच्चा हम लोग,
फिर से भाई आगे वाला क्वेश्चन देखो, एसी सोर्स कनेक्ट करके रखे हम लोग, तो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का वैल्यू सेम होता है ऑलवेज, पीक वैल्यू बोले या आरएमएस वैल्यू बोले, जो भी बोले, दोनों का वैल्यू एट एनी इंस्टेंट सेम होगा। तो एट एनी इंस्टेंट अगर सेम होगा तो सेम आंसर वाला यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ देखो, 1.38 माइक्रो एम्पेयर, 1.38 माइक्रो एम्पेयर, 14.3 143, तो ये तो कैंसिल एलिमिनेट हो गया, ये होगा नहीं आंसर। ये 13.8 ये 138 ये भी एलिमिनेट हो गया, अलग अलग तो होगा नहीं, एक ही वैल्यू आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 13.8 13.8, तो तुम्हारा आंसर देखो ये भी सेम है ये भी सेम है। अगर यहाँ पर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता जहां पर दोनों का वैल्यू सेम दिया हुआ है तो फिर हमको बनाने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट उसको ठीक कर देते आंसर वो हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी और ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा 1 और 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी बच्चा तुम लोग को निकाले हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो या कंडक्शन करंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो या कंडक्शन करंट बोलो, इसका फॉर्मूला अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखो सी ओमेगा वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आया था, कॉस ओमेगा टी यही आया था ना, यही आया था ना। तो इसको बच्चा हम लोग यहां लिख सकते हैं, दिस इज आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग आई नॉट मान लेते हैं ना, तो ये आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, एसी है तो ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड वैल्यू या पिक वैल्यू। अगर ये एम्पलीट्यूड या पिक वैल्यू होगा तो फिर हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू कंडक्शन करंट बोलो या डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो, दोनों का जो आरएमएस वैल्यू होगा सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, है ना। तो आई नॉट का वैल्यू यहां पर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, सी ओमेगा वी नॉट बाई √2 होगा। ये जो होगा वी नॉट बाई √2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वी आर एम एस, वी आर एम एस। क्लियर बच्चा, क्यों, क्योंकि यहां जो देखो वोल्टेज दिया हुआ है, a parallel plate capacitor has the capacitance of C equal to this one, it is connected to 230 volt AC supply, ये जो लिखा हुआ 230 volt AC supply with an angular frequency 300 radian per second, तो ये 230 volt AC supply को क्या तुम लोग पीक वैल्यू कंसीडर करोगे, एम्पलीट्यूड वैल्यू कंसीडर करोगे। तो ये जो एसी में हम लोग पढ़े थे, क्या बताओ, एसी में कोई भी रीडिंग अगर दिया हुआ रहता है इतना वोल्ट या इतना वोल्ट, अनलेस के क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो एम्पलीट्यूड वैल्यू या पीक वैल्यू है, तब तक हम लोग उसको एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कंसीडर नहीं करते। जिसकी वजह से देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन में तुमको यहाँ पर बोल दिया था ना, ये क्या था, एम्पलीट्यूड वैल्यू, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कंसीडर किए थे, वी नॉट का वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू कंसीडर नहीं लिखा हुआ रहेगा, मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, तो ऑलवेज हम लोग उस वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं, ऑलवेज वी विल कंसीडर दैट वैल्यू टू बी द आरएमएस वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर ये जो 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिया हुआ है, दिस इज नॉट वी नॉट, रिमेंबर दिस इज वी आरएमएस, जिसकी वजह से यहाँ से देखो वी नॉट बाई √2 जो हो गया ये बिकम्स वी आरएमएस, ये वी आरएमएस का वैल्यू हम लोग 230 लिख सकते हैं, ये वी आरएमएस का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 230। क्लियर बच्चा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो कितना आता है, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो 200 पिकोफैरेड, तो 200 10 टू द पावर -12 हो गया, इनटू ओमेगा, ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन 300 रेडियन पर सेकेंड, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दो। और वी आरएमएस का वैल्यू कितना हो गया 230, है ना। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है देखो, और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 हो गया, और एक यहाँ 5 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 10 टू द पावर -7 बचा, ठीक है। यहाँ 2 3 जा 6 23 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12 और 1 13 हो गया, इनटू दिस वन। अब आंसर यहाँ सब तुम्हारा माइक्रो एम्पेयर में दिया हुआ है, तो माइक्रो एम्पेयर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -6 चाहिए, तो एक 10 इसके नीचे लेकर के आओ, तो ये हो गया 13.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर, इट बिकम्स माइक्रो एम्पेयर, तो योर आंसर विल बी 13.8। तो 13.8 ऑप्शन बच्चा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 है, तो तुम्हारा 4 ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बच्चा, ठीक है, बुझने को पारता है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट करके तुम लोगों के लिए लेकर के आए, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या इस तरह से ही कोई एक क्वेश्चन तुम लोगों को रीनीट का एग्जाम में दे देगा। तो इसको अच्छे से समझ करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, क्वेश्चन आना ही आना है तुम लोगों को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ दिया हुआ देखो, दिस इज the electric field of an electromagnetic wave in free space is given, free space is given, ठीक है। चलो, the associated magnetic field in Tesla is, associated magnetic field का वैल्यू कितना होगा ये बता दो।
अभी तक तो बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। तो तुम लोग कुछ देर के लिए क्या करो, वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और पॉज करके खुद से बनाओ, बना करके बोलो इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हम बता रहे हैं यहाँ पर आंसर, लेकिन रोक करके पहले तुम लोग खुद से सॉल्व करो, आंसर क्या हो रहा है, फिर उसके साथ मैच करो, मैच करके देखो क्या आंसर आता है। क्लियर बच्चा? चलो देखो यहाँ आंसर क्या होने वाला है। पहली बात तो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखते वक्त ये एंगल फेज एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, कोई एंगल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हर एक कॉस 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 सबका सेम दिया हुआ है, सबका सेम दिया हुआ है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेज एंगल सबका कॉस दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज देखना हम लोगों को यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी। ई नॉट का वैल्यू यहाँ 57 दिया हो, तो 57 डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸, ठीक है। तो 57 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एम्पलीट्यूड वैल्यू भी सब ठीक है। तो अब हम लोगों को बच गया सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन, ठीक है। तो अब डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो डायरेक्शन के लिए चूंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए क्या बताया, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा सी कैप इंटू क्रॉस ई कैप, ठीक है। तो अब सी कैप का डायरेक्शन क्या लिखोगे, यहां पर देखो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव वेक्टर। लेकिन वेव वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालोगे तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर अगर बनाओगे तो इट बिकम सी कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ। अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन तो हमें तो यूनिट वेक्टर बताता है, तो यूनिट वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे विच विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई √3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी जो इक्वेशन हम लोगों का दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट मतलब क्या हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। क्यों सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जब लिखेंगे तो इट बिकम्स ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के आर वेक्टर, आर वेक्टर तुम्हारा वेव वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस फॉर्म में जब लिखा हुआ रहेगा तो ये वाला हो गया तुम्हारा क्या चीज, एम्पलीट्यूड वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू। लेकिन यहां पर इस इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है एम्पलीट्यूड, इस वजह से नहीं है क्योंकि लास्ट में जब हम लोग इसको वेक्टर बनाएंगे तो यहां पर हम लोग उसको डायरेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन याद रखना हमेशा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, बच्चे बताओ, क्या ये यूनिट वेक्टर है, इज इट यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर। अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कितना बताओ, 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए था, तो ये यूनिट वेक्टर होता है ना। तो ये 4i कैप माइनस 3j कैप बाई 5 अगर करोगे तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 57 नहीं होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन तुमको दे देता, और इस क्वेश्चन को देने के बाद अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वैल्यू अगर निकालते तो ई नॉट का वैल्यू क्या 57 करेक्ट होता, 57 करेक्ट होता, 57 विल नॉट बी करेक्ट आंसर। ई नॉट का वैल्यू यहाँ 57 नहीं होगा, ई नॉट का वैल्यू 50। एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए तुमको इसको अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इट मस्ट बी इन द वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर लाओगे तो ये हो गया 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, देखो वेक्टर फॉर्म में, दिस इक्वल टू दिस इज 57 इंटू 5 cos 7.5 into 10 to the power 6t minus 5 into 10 to the power minus 3 into 3x plus 4y। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए यहां पर हम लोग इंटू करेंगे किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन हो गया तुम्हारा 4i कैप माइनस 3j कैप। लेकिन याद रखना बच्चा, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर।
डायरेक्शन हमें तो यूनिट वेक्टर बताता है, तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 5, ये 5 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग को ई नॉट का वैल्यू बोलेगा कितना होगा, तो याद रखना ई नॉट का वैल्यू विल नॉट बी ओनली 57, इट विल बी 57 इंटू 5, 57 इंटू 5 होगा, ये ई नॉट का वैल्यू होगा। क्लियर बच्चा? ये यहाँ पर ध्यान में रखना, ये छोटा छोटा चीज जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम लोग बी कैप निकालते हैं, तो सी कैप ये हो गया। अब ई का कैप, ई कैप का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इज इट डायरेक्शन, इज इट द डायरेक्शन 4i कैप माइनस 3j कैप? दिस इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन बनाने के लिए उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो ये बच्चा बन गया यहाँ से 25, ठीक है, ये 25 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा, 3 इंटू 4 इट इज 12, 3 इंटू 4 12, तो आई क्रॉस आई 0, तो उसको कैंसिल कर दो, ये तो 0 हो जाएगा, बात दो इसको। अब आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, तो ये हो गया माइनस 9k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर जे क्रॉस आई का मतलब कितना हो गया बताओ, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के कैप होगा, तो 4 4 जा 16, और माइनस यहाँ गया तो माइनस 16 के कैप हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो गया, इट बिकम्स माइनस 25 के कैप डिवाइडेड बाई 25 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्शन होगा तुम्हारा माइनस के कैप। डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ, माइनस के कैप, ठीक है। तो यहां से देखो माइनस के कैप वाला ऑप्शन कौन सा है, माइनस के कैप, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो दो तो माइनस है, यहाँ माइनस 5 के कैप है, यहाँ पर माइनस के कैप है, तो कौन सा आंसर होगा बताओ, ये वाला होगा ना, ये वाला होगा, 3 होगा या 4 होगा बताओ बच्चा। यहाँ पर माइनस के कैप है, यहाँ भी माइनस के कैप है, यहाँ पर 5 के कैप लिखे है, यहाँ पर के कैप है, तो ये दोनों में माइनस है, यहाँ पर 5 के कैप, यहाँ पर के कैप, तो बताओ आंसर कौन सा होगा, 3 होगा या 4 होगा, सोच करके बताओ बच्चा, आंसर 3 होगा या 4 होगा, सोच करके बताओ आंसर 3 होगा या 4 होगा। ध्यान रखना कि हम लोग का एक्चुअल जो इक्वेशन था, उस एक्चुअल इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड वैल्यू नहीं था। एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना था बताओ, एम्पलीट्यूड वैल्यू था यहाँ 57 इंटू 5, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 57 इंटू 5 होना चाहिए, है ना। अगर तुम लोग यहाँ पर सिर्फ के कैप लिखते हो, डायरेक्शन माइनस के कैप, तो यहाँ होना चाहिए 57 इंटू 5 होना चाहिए था, है ना। तो ये माइनस के कैप, यहाँ पर 5 नहीं है, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर बच्चा। अगर यहाँ पर माइनस के कैप लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर माइनस के कैप यहाँ पर 5 होना चाहिए था ना, वो 5 बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ देखो। अगर इस 5 को उठा करके यहाँ लेकर के चले जाओ, तो 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई सी, तब यहाँ पर माइनस के कैप होगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ लिखे, के कैप यहाँ लिखे, तो ये के कैप माइनस यहाँ, ये होता कब, जब यहाँ पर 57 इंटू 5 होता, क्योंकि ये 57 इज नॉट द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 57 इंटू 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये 4 नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बोलो, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहां से भी, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, वेरी सिंपल बच्चा। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय k कैप एंड 2i कैप माइनस j कैप, ये k कैप है, k कैप एंड 2i कैप माइनस j कैप। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला बच्चा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, ई कैप क्रॉस बी कैप, यही होगा। अब ध्यान रखना, अगर यहां पर तुमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव अगर निकालना हो बच्चा, याद रखना यहां पर दोनों यूनिट वेक्टर होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, दोनों यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के कैप दिया हुआ है, लेकिन बच्चा यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, अगर इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे योर आंसर विल बी रॉन्ग। डायरेक्शन निकालने के लिए बोला, ऑलरेडी वहां पर यूनिट वेक्टर मेंशन भी कर दिया, अगर यूनिट वेक्टर नहीं भी बोला रहता, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव बोलेगा, तो डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो लेंगे दैट विल आल्सो बी अ यूनिट वेक्टर। तो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करोगे तो ये हो गया 2i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है।
तो यहाँ चाहो तुम लोग एक 2 कॉमन लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ रहेगा कितना, k क्रॉस आई माइनस जे डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, k क्रॉस आई कितना होगा बताओ, k क्रॉस आई कितना हो जाएगा बताओ, k क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो k क्रॉस आई इक्वल टू जे, ठीक है। डायरेक्ट ये आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना, इसको क्रॉस करोगे, इन दोनों क्रॉस करोगे के मिलेगा, के क्रॉस जे कर जे क्रॉस के करोगे आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करोगे जे मिलेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, और के क्रॉस आई जे होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आई क्रॉस के लिखोगे माइनस जे होगा, के क्रॉस जे लिखोगे माइनस आई होगा, जे क्रॉस आई लिखोगे माइनस के होगा। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वाला आता है, ठीक है। और सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो तो 0 हो जाता है, वैसे ही बात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो के क्रॉस आई तो जे आ गया ना, और यहाँ से के क्रॉस जे होगा, देखो के क्रॉस जे उल्टा चलने, के क्रॉस जे तो माइनस आई आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2, सॉरी माइनस आई आएगा, तो माइनस पहले से था, यहाँ पर एक माइनस पहले से, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। होपफुली बच्चा डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, प्रोपगेशन ऑफ द वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा जितना बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह था उसके ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप का इस वीडियो में बच्चा मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है तुम लोगों का कि एग्जाम रीनेट में जो क्वेश्चन देगा इनमें से ही देखोगे किसी ना किसी एक टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, तो यहीं से तुम लोग देखोगे एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये टॉपिक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अब फिर एक सीरीज का नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो अभी तुम लोगों का नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक रह गया है, जो क्लास 12 का जितना भी टॉपिक था ऑलरेडी सारा टॉपिक कवर हो गया है। मॉडर्न फिजिक्स का जितना पार्ट है उसको एक साथ कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स का जितना क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करो और पढ़ाई जम करके करो बच्चा, टाइम ज़्यादा है नहीं, कुछ ही दिन टाइम बच गया है, अच्छे से प्रैक्टिस करो तो एग्ज़ाम भी तुम लोगों का देखोगे अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो अब आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके, थैंक यू।